हेलो एंड ग्रेट वेलकम। बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करवाने वाली हूँ जिसका नाम है पार्लियामेंट्री कमेटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। पार्लियामेंट्री कमेटीज जो होती हैं इनको हम बोलते हैं संसदीय समितियां। तो बेसिकली ये दो तरह की होती हैं, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी को हम परमानेंट कमेटी भी बोलते हैं। अब ये एक साल के लिए बनाई जाती है। अगर इनका टाइम पूछा जाता है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज जो हैं ये कितने टाइम के लिए बनाई जाती हैं, तो ये एक साल के लिए बनाई जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए सरकारें तो 5 साल के लिए ही आती हैं और जाती रहती हैं, लेकिन ये कमेटीज जो होती हैं ये परमानेंट होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमने इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। और एक है, देखिए दूसरा जो पार्लियामेंट्री कमेटी में है दैट इज द एडहॉक कमेटी। इसका मतलब होता है तदर्थ, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इनको बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इनको खत्म कर देते हैं, यानी एक तरह से इनका काम जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो एडहॉक कमेटी को भी हमने बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होती है इंक्वायरी कमेटी, यानी किसी की चीज की इंक्वायरी के लिए बनाई गई है ये कमेटी। और एक होती है एडवाइजरी कमेटी, यानी एडवाइस का मतलब होता है कोई सलाह देने के लिए अगर कोई कमेटी बनाई जाती है। तो स्टैंडिंग कमेटी जो है, देखिए इसके अंदर है फाइनेंशियल कमेटी है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज है, कमेटीज टू इंक्वायर है, कमिटीज टू सेक्रूटिनाइज है। सेक्रूटिनाइज का मतलब होता है जांच करना एंड कंट्रोल। फिर है कमिटीज रिलेटिंग टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस एंड हाउस कीपिंग कमेटी। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी की अगर बात करें तो वो है फाइनेंशियल कमेटी। आज हम इस वीडियो में इस कमेटी को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फाइनेंशियल कमेटी, फाइनेंशियल का मतलब हो जाता है वित्तीय समितियां। और ये बेसिकली तीन तरह की होती है। एक है हमारे पास पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसको हम बोलते हैं लोक लेखा समिति, जो कि अंग्रेजों के समय से चली आ रही है 1921 से लेकर अब तक। और एक होती है एस्टिमेट कमेटी जिसको हम बोलते हैं प्राकलन समिति। और एक होती है कोप्पू जिसको हम बोलते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, यानी सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये होती क्या है इनको हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये एनुअल बेसिस पे बनाई जाती है, यानी सालाना, हर साल इनको बनाया जाता है। और ये परमानेंट नेचर की होती है। और अगर हम ये कहें कि इनको अपॉइंट, या हम कहें कि इनको चुनता कौन है, या हम कह सकते हैं इनका एक तरह से हेड कौन होता है, तो वो होते हैं स्पीकर के कहने पे ये कमेटियां बनाई जाती हैं। बाकी अलग अलग इलेक्शन प्रोसीजर होता है जिसमें सबको इंक्लूड किया जाता है, जिसमें रूलिंग पार्टी के भी होते हैं मेंबर्स, एमपीज हम कह सकते हैं, और जिसमें ऑपोजिंग पार्टी के भी होते हैं। तो रूलिंग पार्टी का मतलब होता है ऐसी पार्टी जो सत्ता के अंदर है, और अपोजिंग पार्टी का मतलब होता है जो विपक्ष की पार्टी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें इलेक्शन होता है। देखिए हमारे अगर एमपीज की बात करें, लाइक लोकसभा में 543 और 250 राज्यसभा में है, तो इसमें हर एक को कुछ ना कुछ टास्क दिया जाता है। हर एक को बहुत सारी कमेटियां होती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मेंबर उनको बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं एस्टिमेट कमेटी की, जो कि परमानेंट कमेटी का पार्ट है। हिंदी में बोलते हैं प्राकलन समिति। अगर हम सदस्य संख्या की बात करें, मेंबर्स की बात करें, तो 30 सदस्य होते हैं, और ये 30 के 30 सदस्य होते हैं लोकसभा से। अब यहाँ पे लॉजिक लगाने वाली बात है, मैं अभी आपको बताऊंगी कि 30 सदस्य लोकसभा से ही क्यों है, राज्यसभा से क्यों नहीं होते। देखिए कोई भी बिल जो होता है, अगर हम बात करते हैं मनी बिल जो होता है, मनी बिल वो सिर्फ और सिर्फ पेश किया जाता है कहाँ पर, लोकसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर वो 14 दिन तक हम कह सकते हैं कि वो उनको रोक सकते हैं। अगर वो कोई भी डिसीजन नहीं आता है राज्यसभा की तरफ से, तो वो बिल को पारित मान लिया जाता है। तो मनी बिल के केस में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हाउस होता है वो होता है लोकसभा।
और लोकसभा, और देखिए एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, एस्टिमेट का मतलब होता है कोई चीज अंदाजा लगाना, और स्पेशली कोई भी चीज अंदाजा लगाना किससे, बजट से रिलेटेड। अब कोई भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा डिपेंड करता है, हर एक चीज जो होती है, चाहे हम स्टार्टअप को शुरू कर रहे हैं तो वो बजट के ऊपर ही कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। अगर हमारा बजट कम होगा तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो एस्टिमेट का मतलब होता है कि देश के अंदर जो भी पैसा आएगा कहाँ से और पैसा खर्च कहाँ पर होगा, तो ये सब चीजें की जाती हैं बजट के अंदर। तो एस्टिमेट कमेटी जो होती है, देखिए धन प्राकलनों में निहित निधि के अनुरूप व्यय, व्यय का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, उसकी जांच करना, उसको एग्जामिन करना, ये काम होता है एस्टिमेट कमेटी का। और बजट की अगर हम बात करते हैं तो वो बुजट, बुजट इसका मतलब होता है चमड़े का थैला। और ये जो प्रोसेस होती थी ये ब्रिटेन में होती थी, जब एक तरह से वहां पे बजट को पेश किया जाता था तो चमड़े के थैले के अंदर क्या होता था, डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता था जिसमें बजट होते थे। तभी से वो वर्ड जो होता है बजट, बुजट से वो वर्ड चेंज हो गया बजट के अंदर। तो बजट क्या होता है, बजट एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अंदर कहीं पे भी बजट वर्ड आपको नहीं दिखेगा, वहां पर लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण की एक साल में पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ हम लगाएंगे, कौन कौन सी पॉलिसीज होगी, हम का मतलब हो जाएगा कि गवर्नमेंट कहाँ पे लगाएगी। और आर्टिकल 112 के अंदर बताया गया है 112, इसको भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए 112 को जब आप जोड़ रहे हैं तो एम बन रहा है, और एम मतलब मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बजट भी तो मनी से ही रिलेटेड हो जाएगा। तो देखिए जो पहली एस्टिमेट कमेटी थी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में बनी, यानी आजादी के बाद बनी, उसको 1950 के अंदर बनाया गया। किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, जॉन मैथाई जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। ओरिजिनली पहले अगर हम देखते हैं तो एस्टिमेट कमेटी यानी प्राक्कलन समिति के अंदर 25 मेंबर होते थे, लेकिन 1956 से इसकी मेंबरशिप को बढ़ा दिया है और मेंबर अब 5 और बढ़ा दिए गए हैं, 25 से 30 हो गए हैं। तो करंटली अगर हम बात करें एस्टिमेट कमेटी जो कि परमानेंट कमेटी है, अब इसमें मेंबर्स होते हैं 30, और इसके जो भी मेंबर्स होंगे वो एमपी जो होंगे वो कहाँ से होंगे, लोकसभा से होंगे, राज्यसभा से नहीं होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, नोट डाउन करेंगे हम। नेक्स्ट इज पैक यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी हम जिसको बोलते हैं, जिसका हिंदी में अगर हम कहें तो लोक लेखा समिति। कार्य क्या होते हैं, विभिन्न मंत्रालय यानी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका एक्सपेंडिचर नोट डाउन करना। कैग जो होता है देखिए उनके रिपोर्ट जो होती है वो पेश करता है। आम भाषा की बात करें तो कैग जो होगा, कैग को बोलते हैं कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं ये क्या करेंगे, जितना भी सरकार का खर्चा होता है, जितना भी सरकार ने पैसा लगाया, मान लीजिए कोई विदेश यात्रा की, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाया, तो वहां पर कितने पैसे लगे, क्या हम उस खर्चे से बच सकते थे, क्या हम चीजों को कंट्रोल कर सकते थे जो खर्चा लगा। या हम कह सकते हैं कि जैसे कि डिफेंस के रिगार्डिंग कहें कि जैसे सरकार ने राफेल जो होते हैं वो मंगवाए फ्रांस से। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है, हर एक चीज का ब्यौरा लिखना, फिर वो एक तरह से उसको लिखने के बाद उसकी रिपोर्टिंग एक तरह से प्रेसिडेंट जी को पेश किया जाता है कि जितना भी खर्चा रहा उसकी रिपोर्टिंग जो होती है वो कैग के द्वारा तैयार की जाती है। तो ये जो पैक की हम बात कर रहे हैं लोक लेखा समिति, इसके जो हेड होंगे वो कौन होते हैं, वो ऑपोजिशन पार्टी के ही होते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो कमेटी है ये अंग्रेजों के समय से ही चली आ रही है। तो दिस कमेटी वो सेटअप फर्स्ट इन द 1921 से, और यहाँ पर एक प्रोविजन था, कौन सा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी भारत सरकार का अधिनियम जो था 1919, उसके तहत इसको बनाया गया था 1921 के अंदर। और तब से लेकर अब तक ये एग्जिस्ट कर रहा है पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, लेखा लोक लेखा समिति जो है। और प्रेजेंटली अगर हम बात करते हैं इसमें कितने मेंबर हैं, 22 मेंबर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 15 लोकसभा से हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से हैं। क्योंकि देखिए लोकसभा में मेंबर भी ज्यादा होते हैं, 543 होते हैं, और राज्यसभा में 250 के अप्रोक्सीमेट होते हैं, तो इससे
यहाँ पर 7 मेंबर्स होंगे। तो 1966 से 1967 तक क्या होता था, जो चेयरमैन होते थे कमेटी के वो रूलिंग पार्टी से डिपेंड करते थे। रूलिंग पार्टी का मतलब हो जाता है जो पार्टी सत्ता में, मान लीजिए कांग्रेस की पार्टी है सेंटर के अंदर तो कांग्रेस पार्टी के होते थे, बीजेपी की है तो बीजेपी की तरफ से होते थे। लेकिन 1967 के बाद यहाँ पर जो चेयरमैनशिप है कमेटी में यहाँ पर चेंज कर दिया गया कि अब उस कमेटी के हेड होंगे कौन, जो ओपोजिशन पार्टी से, मान लीजिए अभी जो पार्टी है सत्ता में रूलिंग पार्टी वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन जो अगर हम कहें कि हेड कौन होंगे वो अपोजिशन पार्टी के होंगे, विपक्ष में जो पार्टी है लाइक कांग्रेस पार्टी के हेड होंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट हम देख सकते हैं परमानेंट कमेटी के अंदर कोपू जिसको बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तो सार्वजनिक उपक्रम समिति जो होती है। अब देखिए इसमें अगर मेंबर्स की बात की जाए टोटल होते हैं इसमें 22 सदस्य होते हैं, 22 एमपीज होते हैं। लोकसभा से इसमें होते हैं 15 सदस्य और राज्यसभा से होते हैं 7 सदस्य। किस तरह से याद करेंगे, क्योंकि लोकसभा में एमपीज भी ज्यादा है इसलिए ज्यादा एमपी यहाँ पर है, और राज्यसभा में कंपेरेटिवली लोकसभा से कम एमपीज हैं इसलिए यहाँ पर 7 मेंबर्स हो जाएंगे। तो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों मतलब जो भी हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती हैं, जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज होती है लाइक ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हो गया, सेल हो गया, बेल हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, यानी जो मिनी रतन कंपनियां हैं, जो नवरत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां हैं, इसमें क्या होता है देखिए सरकार सबसे पहले तो यहाँ पर पैसा लगाती है, इन्वेस्ट करती है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है सबसे पहले अगर आपको पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको पैसा लगाना भी पड़ेगा। तो सरकार यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करती है लाइक कोई भी न्यू मशीनरी लेनी है या कोई भी बिजनेस को यहाँ पर लाना है तो सबसे पहले पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। फिर ये कंपनियां जो होती हैं प्रॉफिट, जितना ज्यादा पैसा जितना ज्यादा प्रॉफिट सरकार को देती है तो उस हिसाब से इनको उस रैंकिंग में रखा जाता है। सबसे बड़े लेवल की जो होती है लाइक जो 5,000 करोड़ तक का भी खर्च कर सकते हैं और सरकार वहां से कुछ भी उससे मतलब एक तरह से उस टाइम ब्यौरा नहीं लेगी। नॉर्मली देखिए थोड़ा सा भी पैसा अगर हमें 1 रुपया भी लेना होता है सरकार से तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना होता है मतलब एक तरह से हमें पूरा का पूरा डिटेलिंग देनी होती है। लेकिन महारत्न जो कंपनी है जो इतना बड़ा प्रॉफिट देती है 5,000 करोड़ तक ये खर्च कर सकती है और सरकार जो होती है मतलब यहाँ पर एक तरह से इनसे बिल्कुल भी मतलब एक तरह से इन्हें बिना बिना बताए भी सरकार को ये क्या कर सकते हैं चीजों को यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं। और चाहे नवरत्न है महारत्न से कम थोड़ा सा प्रॉफिट दे रही है, देन मिनी रत्न होती है, मिनी रत्न जो होती है फिर उसको बाद में जो अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है नवरत्न में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर महारत्न में कर देते हैं। तो सरकारी कंपनियों के खर्चे लिखने का भी काम कौन करता है, यहाँ पर जो कमेटी है वो है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जिसको हम बोलते हैं कोपू। अब देखिए एक छोटी सी चीज और मैं ऐड करना चाहती हूँ, लाइक हमने सुना था यहाँ पर जो काफी बार हिस्ट्री में भी पॉलिटी में भी हम पढ़ते हैं कि एक आए थे हमारे पास मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो आए थे 1909 के अंदर, और एक आए थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ये आए थे 1919 में, इसके 10 साल बाद। अब ये होता क्या था देखिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, अब ये जो मिंटो होते थे पीछे ये जो लगा हुआ है ये होते थे वॉइस रॉय। अब वॉइस रॉय का मतलब क्या होता है, जो एक तरह से राजा की तरह एक्ट कर रहा है, या हम कहें कि करंटली सिनेरियो से मैच करते हुए प्राइम मिनिस्टर की तरह जो एक्ट कर रहा है। लाइक आज के टाइम में जो सबसे पावरफुल कुर्सी होती है वो प्राइम मिनिस्टर की है, अगर इंडिया जैसी कंट्री की बात करें जहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है। तो अब क्या होता था, जो वॉइस रॉय है वो तो इंडिया में रह रहे हैं और वो एक तरह से किंग की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब ये जो होते थे मींस जो मिंटो होते थे वॉइस रॉय, वो किसको रिपोर्ट करते थे, मॉर्ले को। मतलब मॉर्ले कहने का मतलब है जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होते थे और जो कहां पर बैठ रहे हैं लंदन के अंदर, और ये किनको रिपोर्ट करते थे, ब्रिटेन की महारानी को। और इसके साथ साथ अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो सांप्रदायिक एक तरह से जो इलेक्शंस होते थे यानी कम्युनल हम कह सकते हैं इलेक्शंस हुए थे, उसका फादर भी किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है मिंटो को। मिंटो जिन्होंने क्या किया था, मुस्लिम्स और हिंदूज के अलग अलग जो होते हैं ना इलेक्शंस वो कंडक्ट करवाने का काम किया था। तो इसीलिए
यहाँ पर कम्युनल अवार्ड्स भी एक तरह से बनाए गए थे, सो दैट कि हिंदू और मुसलमानों में क्या की जाए, फूट डाली जाए, उनके अंदर इस तरह से डिफरेंसेस जो होते हैं वो पैदा किए जाए। सेम 10 साल के बाद फिर से आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब क्या होता है, देखिए चेम्सफोर्ड जो थे ये कौन थे, ये वॉइस रॉय थे। वॉइस रॉय जो कि इंडिया में थे, और ये एक्ट कर रहे थे जैसे करंट सिनेरियो से मैच करें तो प्राइम मिनिस्टर की तरह। और ये अपनी रिपोर्टिंग होती थी, जो भी अपना वर्क होता था वो बताते थे मॉन्टेग्यू को। और मॉन्टेग्यू थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, मतलब ये सचिव थे। और ये कहाँ पर बैठते थे, ये बैठते थे लंदन के अंदर। यूके की कैपिटल जो है लंदन। और लंदन के जो भी मतलब एक तरह से काम पहुंचाने का काम होता था, वो ब्रिटेन की क्वीन जो होती थी उनको पहुंचाया जाता था, किनके द्वारा, मॉन्टेग्यू के द्वारा। और यहाँ पर क्या होता है, देखिए हिंदू मुस्लिम और यहाँ पर सिख जो होते हैं उनको भी ऐड कर दिया जाता है, उनके भी इलेक्शंस जो होते हैं वो अलग से मतलब कंडक्ट करवाए जाते। तो ये एक फूट डालो राज करो वाली जो राजनीति थी वो की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो होप सो मैंने पार्लियामेंट्री कमेटीज के ऊपर जो एक तरह से वीडियो बनाया है, अब आप कोई भी बुक को रीड कर सकते हैं, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो गई होगी। एंड आपको चैनल पे थोड़ा सा भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।